10th क्लास सीबीएसई के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की। इस समय हम लोग एनसीईआरटी की बुक से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसमें नेचर ऑफ रूट पे पहुंचे हैं। इसके पहले जो एक्सरसाइज है 4.2 पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में, और नेचर ऑफ रूट अब आपको समझना है। नेचर ऑफ रूट देखिए, श्रीधर आचार्य एक आचार्य थे, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। उन्होंने कहा कि अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप कहेंगे एक्स के कोफिशिएंट को बी और कांस्टेंट को सी, तो आपके लिए है ये फार्मूला। इस फार्मूले से अगर आप चाहें तो एक्स की जो दो वैल्यूज आपको मिलती हैं वो पता लगा सकते हैं। -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac/2a, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले का यूज आप कैसे करेंगे, देखिए, अगर हमने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, वो है 3x² - 5x + 2 = 0, और आपसे कहा कि इसके रूट पता लगाइए, यानी कि x की जो दो वैल्यूज हैं वो पता लगाइए, तो आप अभी तक मिडिल स्प्लिट से x की वैल्यू पता लगाते थे। अगर आप मिडिल स्प्लिट से यहाँ से x की वैल्यू पता लगाएं तो क्या होगा, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट होता हो 3 × 2 = 6 और जिनको ऐड करने पर आता हो 5। तो वो दो नंबर 3 और 2 ही होंगे, वो दो नंबर 3 और 2 ही होंगे। तो आप 5 को ब्रेक कर देंगे 3 और 2 में, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ नोट कर लेंगे, जहाँ माइनस है माइनस, जहाँ प्लस है प्लस। यही तरीका हम आपको सिखाए हैं जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, गलती की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। अब -3x और माइनस प्लस का इंटू हो जाएगा -2x, और +2 = हो जाएगा 0। इस तरह से जो आपका ट्राइनॉमियल था, 3 टर्म थे, वो 4 टर्म में ब्रेक हो जाएंगे। और जब आप यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और माइनस यहाँ बच जाएगा 1 3x कॉमन लेने पे, और यहाँ से कॉमन आपको दिख रहा होगा 2। बिल्कुल यही साइन आपको यहाँ नोट कर लेना है, किसी भी क्वेश्चन में इस साइन को डिस्टर्ब नहीं करना है। माइनस है तो माइनस नोट कर लेना है, प्लस है तो प्लस नोट कर लेना है, ठीक। अब माइनस के बाद जब ब्रैकेट लगेगा तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा और यहाँ बचेगा -1। तो जब x - 1 आप दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ बच जाएगा -2, ये = हो जाएगा 0। और अब आप कहते हैं कि जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट है 0 तो सेपरेटली दोनों को 1/1 0 के इक्वल कर दिया जाए, और तब आपको x की एक वैल्यू यहाँ से मिल रही है 1, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, पहले -2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे 2, और इस 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ठीक है। अब आपने मिडिल स्प्लिट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो देखा कि दो वैल्यूज मिल रही हैं 1 और 2/3। अब आप जरा इसे इस फार्मूले से सॉल्व करिए, तो इस क्वेश्चन में जो x² का कोफिशिएंट है वो a का काम करेगा, जो x का कोफिशिएंट है
वो b का काम करेगा, यानी -5 साइन के साथ लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म है 2 वो c का काम करेगा। अगर आप श्रीधराचार्य के इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज रखें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको लिखना है -b, तो b की वैल्यू है -5, और एक माइनस देखिए यहाँ फार्मूले में है -b प्लस माइनस रूट लगा लेना है आपको, और उसके बाद रूट के अंदर लिखना है b², तो b का स्क्वायर हो जाएगा 25, और फिर -4 × a × c, तो ये रूट लगा रहेगा बाई 2a a मीन्स हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट में 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 25 में से 24 माइनस होगा बचेगा 1, और नीचे हो गया 3 2 जा 6। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 5 प्लस माइनस 1/6। अब क्या करना है, एक बार आपको +1 ले लेना है, तो 5 प्लस 1/6, कॉमा एक बार आपको -1 ले लेना है, 5 - 1/6, तो ये पहला होगा 6/6 दैट इज 1, और फिर होगा 4/6, तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो आएगा 2/3। अब देख लीजिए 1 और 2/3 जो आपने मिडिल स्प्लिट से आंसर पाए थे आप, बिल्कुल वही आंसर आपको मिला जब आप इस इक्वेशन को इस फार्मूले से सॉल्व किए। तो श्रीधराचार्य जो कि एक आचार्य थे, उन्होंने टीचर थे, उन्होंने ये फार्मूला बताया। अब इस फार्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 हो और प्लस करने पे 5 आए तब तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर हम इस 2 की जगह 3 लिख दें तो आपको ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 9 मिले और प्लस करने पे 5, तो ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं। दो ऐसे नंबर मिलेंगे ही नहीं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 9 आए और प्लस करने पे 5 आए, तो आप इसे मिडिल स्प्लिट से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मिडिल स्प्लिट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए ये फार्मूला बनाया श्रीधराचार्य ने, इस फार्मूले से वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो मिडिल स्प्लिट से हो जाते हैं, और वो भी सॉल्व हो जाएंगे जो मिडिल स्प्लिट से नहीं हो पाते हैं, जिनमें आप नंबर सर्च नहीं कर पाते हैं, कितना भी कोशिश कीजिए, वो भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। मतलब 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फार्मूले से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये फार्मूला मिला, लेकिन आपके 12th के कोर्स में अब ये नहीं है कि आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा चलिए इसको बाई फार्मूला सॉल्व कीजिए, बल्कि आपके सिलेबस में सिर्फ मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करना बचा रह गया है। लेकिन फिर भी इस फार्मूले को जानना है, क्योंकि ये जो फार्मूला है, अब देखिए यहाँ पर वीडियो को रोक के अगर आपका मन करे तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको ये पता रहेगा कि देखो मिडिल स्प्लिट से हमने सॉल्व किया तो ऐसे किया, और बाई फार्मूला सॉल्व किया तो ऐसे किया, दोनों से सेम रिजल्ट हमको मिला। तो नोट कर लेंगे, अच्छा है। हम लोग बात करेंगे सिर्फ इस फार्मूले की और फार्मूले के एक पार्ट की। तो चलिए बात शुरू करते हैं। अब जानना ये है कि ये जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसमें ये जो रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है b² - 4ac, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक अलग नाम दे दिया गया है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली डी से, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट को। अब इसको एक अलग से नाम क्यों दिया गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट, देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो 3 तरह का हो सकता है। हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो रूट मिल रहा है वो रियल हो सकता है, और वो अनरियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। जितने नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं, रूट वाले, डेसिमल वाले, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सब के सब रियल होते हैं। इमेजिनरी का मतलब है रूट में अगर कोई निगेटिव नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे रूट में -16, तो रूट में -16 होता है इमेजिनरी नंबर, ये रियल नहीं होता है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर -16 आए, तो -16 होता है रूट में -16 एक इमेजिनरी नंबर। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी, और वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी। वो इक्वल भी हो सकते हैं या हो सकते हैं अलग अलग, अनइक्वल, डिस्टिंक्ट। ठीक, इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मिडिल स्प्लिट से किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आपको मिल जाती है, और जब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें मिल जाती हैं तो 1 बाई 1 जब आप इनको 0 के इक्वल करते हैं तो आपको जो x की 2 वैल्यू मिलती है वो सेम होती है। जैसे x की वैल्यू यहाँ भी 4 और x की वैल्यू यहाँ भी 4, तो दोनों वैल्यूज इक्वल मिल जाती हैं। और कभी कभी एक ब्रैकेट में x-4 है और एक ब्रैकेट में x-3 है, तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो 2 वैल्यूज हम लोगों को मिल रही हैं वो इक्वल भी हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट भी, और रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी। अभी तक आपको जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया वो जानबूझकर ऐसा दिया जाता है कि उसके रूट रियल हों, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के बारे में 10th का स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। लेकिन 10th के स्टूडेंट को ये जानना होगा कि रूट इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो रूट आप फाइंड करें और तब आपको पता चले कि रूट इक्वल हैं कि नहीं। रूट आप फाइंड करें तब आपको पता चले कि रूट रियल हैं कि इमेजिनरी, इसकी जरूरत नहीं है। केवल डिस्क्रिमिनेंट ही आपको बता देगा कि रूट जो है वो रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं कि डिस्टिंक्ट हैं। इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट को अलग से एक टॉपिक बना दिया गया। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आपको पता लगाना है कि रूट रियल हैं या इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, अनइक्वल कहिए या डिस्टिंक्ट, एक ही बात है, तो आपको पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, डी ही आपको बता देगा कि रूट रियल हैं या नहीं, अनइक्वल हैं या इक्वल हैं। देखिए, अगर इस डी की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने फाइंड किया और बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 0, तो सोचिए आपको यहाँ से x की 2 वैल्यू कैसे मिलती है। एक बार आप प्लस लेते हैं और एक बार माइनस। तो अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा ये बताइए। 0 का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है कि नहीं? हो जाता है।
जीरो का स्क्वायर रूट, इमेजिनरी तो है नहीं, जीरो का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है। यानी कि अगर डी की वैल्यू आ रही है जीरो तो रूट क्या होंगे, रियल। अब सोचिए जीरो का स्क्वायर रूट कितना होता है, जीरो। तो अगर जीरो ऐड होगा किसी चीज में, बी की वैल्यू चाहे जो भी हो, जीरो के ऐड होने पर जो रिजल्ट आएगा, जीरो के सब्ट्रैक्ट होने पर भी वही रिजल्ट आएगा। यानी कि दोनों रूट आपके सेम आएंगे। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है जीरो तो रूट होंगे रियल और इक्वल। अच्छा, अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है यानी कि पॉजिटिव आती है, तो अगर वो 25 है तो उसका रूट फाइंड हो जाएगा। अगर वो 24 है तो उसका रूट डेसिमल में आएगा लेकिन फाइंड हो जाएगा। डेसिमल में आएगा लेकिन फाइंड हो जाएगा, भले डेसिमल में आ रहा है तो क्या हुआ, फाइंड हो जाएगा। तो अगर d की वैल्यू जीरो से ग्रेटर आती है, भले वो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। भले उसका जो रूट है वो 5 हो या 4.67 हो, फाइंड हो जाएगा। तो अगर फाइंड हो जाएगा तो रूट रियल हो गए। अगर d की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो हर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता है। तो यानी कि रूट क्या होंगे, रियल होंगे। और जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो चाहे वो 24 हो और चाहे वो 4.76 हो, 4.82 हो, जो भी हो, उसको जब आप b में ऐड करेंगे तब जो रिजल्ट मिलेगा, जब आप उसको b में सब्ट्रैक्ट करेंगे वो दोनों रिजल्ट सेम नहीं होंगे। ऐड करने पर कुछ और मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ और मिलेगा। अगर b की वैल्यू जीरो है तब भी एक बार आपको +5 मिलेगा अगर 25 है तो, और एक बार -5 मिलेगा। यानी कोई भी सिचुएशन हो आपको हमेशा अनइक्वल रूट ही मिलेंगे। और अगर d की वैल्यू जीरो से छोटी है यानी कि निगेटिव है, तो जीरो से छोटी यानी कि निगेटिव जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड ही नहीं हो सकता है। उनका स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, ये आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे। उनके लिए एक आयोटा का कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, ये सब आप 11th में पढ़ेंगे। तो अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो है तो रूट फाइंड नहीं हो सकता, वो इमेजिनरी हो जाएगा। और जब रूट इमेजिनरी होते हैं तो वो अनइक्वल ही होंगे हमेशा, क्योंकि जो चीज़ें इमेजिनरी होती हैं, जैसे रूट में -16 और रूट में -25 मान लीजिए है, और कोई आपसे पूछा कि इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो आप कहेंगे नो कंपैरिजन, इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ये कोई नहीं जानता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब सपने में है, इमेजिनरी हैं, रियलिटी से इनका कुछ लेना देना नहीं है। और जो रियल ही नहीं है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, या जो एकदम सपने में है। तो सपने में आप छोटे मोटे इंजीनियर बनते हैं या बहुत हाई क्लास इंजीनियर बन जाते हैं, उसको कंपेयर करने से क्या फ़ायदा, जब उठेंगे तो वही सिचुएशन रहेगा। तो जो निगेटिव अगर आ गया रूट में तो वो कंपेयर होते नहीं हैं। मतलब अब वो कब इक्वल होंगे कब नहीं इक्वल होंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस अलग अलग हैं। तो रूट को क्या ले लेना है, अनइक्वल। तो अगर कोई भी, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। और अगर कोई भी हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए, जैसे हमने आपको दिया x² - 7x + 8, और हमने पूछा कि हमें रूट कितना आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि रूट रियल होंगे कि नहीं, और रूट डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू नोट कर लेनी है 1, जो x² का कोफिशिएंट है, और b की वैल्यू नोट करनी है -7, और c की वैल्यू नोट कर लेनी है 8। अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पता लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो जब आप -7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा 49, फिर -4 × a × c, यानी 49 में से आपको माइनस करना है 32 को। और जब आप 49 में से 32 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 17। और 17 क्या होता है, एक ग्रेटर देन जीरो।
नंबर है तो 17 जीरो से बड़ा है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है तो रूट होंगे रियल और अनइक्वल। यहाँ पर आप बता देंगे कि रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। लेकिन देखिए अगर इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो आप मिडिल स्प्लिट से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनटू करने पर 8 आए और प्लस करने पे 7, ऐसे दो नंबर अगर आपको सर्च करने हो, इनटू करने पे 8 आए, माइनस करने पे अगर 7 आता तब तो मिल जाता 8 और 1, लेकिन प्लस करने पर 7 आए ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि इसको अगर सॉल्व करना है तो फिर ये श्रीधराचार्य वाला बाई फार्मूला ही सॉल्व हो पाएगा, और नहीं तो एक और नया मेथड सीखना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, वो भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो बस आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इसके रूट का नेचर कैसा होगा, और तब आप बता देंगे कि ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है एग्जाम्पल, मतलब हम अपने तरफ से एग्जाम्पल दिए, बुक का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसके रूट होंगे रियल और अनइक्वल। ठीक है, तो यहाँ तक आप तैयार कीजिए खूब अच्छे से। हम अपनी तरफ से समझा दिए आपको कि ये तो लर्न करना है, लेकिन समझना भी है कि क्यों डी की वैल्यू जीरो होने पर रूट इक्वल हो जाएंगे। तो ये सब हमने आपको समझाया। अगली क्लास में मिलते हैं। पहले लगाया जाएगा एग्जाम्पल, फिर लगाया जाएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।